गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 30 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। नीना सिंह फर्स्ट वुमेन सीआईएसएफ चीफ। जो नीना सिंह है वो पहले वुमेन सीआईएसएफ चीफ बने हैं और जो राहुल रसगोत्रा जी है वो आईटीबीएफ के चीफ अपॉइंट किए गए हैं। In a history note, the central government has appointed Neena Singh as the first woman Director General of Central Industrial Security Force. जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है वहां पर जो डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं वो अपॉइंट किए गए हैं नीना सिंह, जो कि पहली महिला डायरेक्टर जनरल चुनी गई, जो कि सीआईएसएफ के लिए वो पहली महिला डायरेक्टर जनरल चुनी गई है। नीना सिंह एक 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि राजस्थान कैडर से हैं और वो करंटली सर्व कर रहे हैं एज ए डीजी ऑफ सीआईएसएफ में डीजी के रूप में वो काम कर रही हैं। इन अनदर की अपॉइंटमेंट राहुल रसगोत्रा जी, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, हैज बीन नेम्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है वहां के उनके लिए उनके जो नए डायरेक्टर जनरल चुने गए वो राहुल रसगोत्रा जी को उनको अपॉइंट किया गया है नए डायरेक्टर जनरल के रूप में। और जो राहुल रसगोत्रा जी वो अभी करंटली वो स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में काम कर रहे हैं। और जो राहुल रसगोत्रा जी है वो 1989 आईपीएस बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि मणिपुर कैडर से बिलोंग्स करते हैं। जो अनिश दयाल सिंह जी हैं उनको अपॉइंट किया है चीफ ऑफ आईटीबीएफ, हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। जो अभी ये जो प्रेजेंट चीफ थे आईटीबीपीए वहां के अनिश दयाल सिंह, उनको अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो सीआरपीएफ है वहां के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। जो विवेक श्रीवास्तव 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम गुजरात कैडर से, उनको अपॉइंट किया है डायरेक्टर ऑफ द फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स। जो विवेक श्रीवास्तव जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स को डायरेक्टर जनरल के हिसाब से उनको अपॉइंट किया गया है। मिस्टर एलपी हेमंत के श्रीनिवास सुलू रिसीव्स मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड फॉर होम मिनिस्टर श्री अमित शाह। जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने प्रेजेंट किया है मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि मिस्टर एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलू को ये अवार्ड मिला है। इस पर उन्होंने उनको प्रेजेंट किया है। इन मोटर्स हेल्ड एंड डिसंबर 28, 2023 दिसंबर 2023 को ये सेरेमनी हेल्ड किया गया था, जहां पर मिस्टर एलपी हेमंत के श्रीनिवास सुलू जो है उनको जो न्यूली अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ द लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ट्रेड काउंसिल, उनको बेस्टोड किया है, उनको प्रेजेंट किया है प्रेस्टीजियस मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से उनको प्रेजेंट किया गया है। और वो हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर ऑफ द लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ट्रेड काउंसिल के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। द ऑनर प्रेजेंटेड बाय श्री अमित शाह, और ये जो अवार्ड है वो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के द्वारा उसको प्रेजेंट किया गया है। सर बाय रिकॉग्निशन ऑफ मिस्टर हेमंत आउटगोइंग कंट्रीब्यूशन टू द ट्रेड डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन। जो मिस्टर हेमंत जी का जो कंट्रीब्यूशन है जो ट्रेड डिप्लोमेसी में और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है ग्लोबल डिफरेंट कंट्री के साथ, उनके लिए उनको जो परफॉर्मेंस है उसके लिए उनको ये मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। और जो हेमंत से उनका जो कमिटमेंट है जो इस डिप्लोमेसी में और जो इकोनॉमिक रिलेशन में, उसको ग्लोबल स्टेज में भी उनको बहुत ही सारे अवार्ड प्रेजेंट किए गए हैं, जो कि द इंडो अफ्रीकन ट्रेड काउंसिल ऑनर्ड विद हिम इंटरनेशनल अवार्ड। जो इंडो अफ्रीकन ट्रेड काउंसिल है उन्होंने ऑनर किया था इंटरनेशनल अवार्ड उनको। और जो प्रेसिडेंट ऑफ पापुआ न्यू गिनी है जेम्स मरापे, उन्होंने बेस्ट उनको प्रेजेंट किया था एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस अवार्ड। और जो क्यूबन मिनिस्टर है, जो क्यूबा का मिनिस्टर है, रिकॉग्नाइज हिज ट्रेड एक्यूमेन विद ट्रेड एक्सीलेंस अवार्ड्स। और क्यूबा के द्वारा उनको क्यूबन के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा उनको ट्रेड एक्सीलेंस अवार्ड भी प्रेजेंट किया गया है। और इसी के साथ साथ दिसंबर 15, 2023 को जो मिस्टर हेमंत है उन्होंने अपने कैरियर में एक नया अचीव और माइलस्टोन अचीव किया है, जो कि उनको अपॉइंट किया गया है जो कॉमनवेल्थ है वहां के डायरेक्टर के हिसाब से उनको अपॉइंट भी किया गया है। और वो दिसंबर 15, 2023 को उनको अपॉइंट किया गया है। इसरो टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एक्सरे
पोलरीमीटर सैटेलाइट ऑन जनवरी 1, 2024। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो लॉन्च करने वाला है इंडिया का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जो कि 1 जनवरी 2023 को वो लॉन्च करने वाला है। और इसी के साथ जो फॉलोइंग सक्सेस था चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन का, उसी के साथ इसरो जो है वो गियर अप करने वाला है, जो कि एक्सपोसैट मिशन के लिए वो गियर अप करने वाला है और उसको लॉन्च करने वाला है। जो ये एक्सपोसैट मिशन है उसको शेड्यूल किया गया है 1 जनवरी 2024 को उसको शेड्यूल किया है। द मिशन मार्क्स इंडियन मेडल फॉर इन पोलरीमेट्री, ए फील्ड क्रूशियल फॉर स्टडीइंग ब्लैक होल्स एंड अदर सेलेस्टियल सोर्सेस एमिटिंग एक्स-रेज। और जो पोलरीमीटर है जो फील्ड है जो यहाँ पर स्टडी के ब्लैक होल्स को स्टडी किया जाता है और जो अदर सेलेस्टियल सोर्सेस वगैरह हैं उनको जो स्टडी किया जाता है, उनके लिए इस मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, जो हमारे इसरो है वो लॉन्च करेगा। जो एक्सपोसैट है वो कैरीज 2 सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक पेलोड डिजाइन टू अनरिवील द मिस्टीरियस एंड कॉस्मिक फेनोमेना। और इस फेनोमेना को जो ब्लैक होल है और जो सेलेस्टियल सोर्स है उसको स्टडी करने के लिए जो एक्सपोसैट है वो 2 सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक पेलोड्स को डिजाइन किया है, वहां पर उसको भेजा जाएगा। जो प्राइमरी पेलोड है पोलिक्स पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रे इज टेक्स विद मेजरिंग पोलरीमीटर पैरामीटर स्पेशली द डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जो डिग्री और एंगल ऑफ पोलराइजेशन है उसको स्टडी करने के लिए जो पहला प्राइमरी पेलोड है पोलिक्स पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रे उसको किया जाएगा। और जो दूसरा है, और ये जो पोलिक्स है वो कंडक्ट विथ इन मिनिमम एक्स-रे एनर्जी है रेंज 8 to 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, उसको वहां पर उसके एनर्जी रेंज में उसको कंडक्ट किया जाएगा। और जो दूसरा पेलोड है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग जो है विल प्रोवाइड क्रूशियल स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन विद द एनर्जी रेंज ऑफ 0.8 to 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी के अंदर उसको एनर्जी जो है उसमें इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा, जो सेकंड पेलोड है। इंडिया टू बी वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमिक पावर बाय सेंचुरी एंड CEBR जो सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च है, उन्होंने के रिपोर्ट के अनुसार जो पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट, उसके अनुसार जो इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है विल बी 90% लार्जर देन चाइना एंड 30% लार्जर देन अमेरिका। जो सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च है उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया है वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमी बनेगा, इस सेंचुरी के एंड तक वो वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमी बन जाएगा। जो कि उनका जो जीडीपी है चाइना से वो 90% ज्यादा रहेगा और जो अमेरिका है उसके से 30% ज्यादा रहेगा उनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी है। इंडिया विल मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग एवरेज ग्रोथ ऑफ 6.5% फ्रॉम 2024 to 2028। जो इंडिया है जो उसका जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहेगा, उसका जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 6.5% तक रहेगा, जो कि 2024 से 2028 तक उनका जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 6.5% तक रहेगा उनके अनुसार। बाय 2023 बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी लिविंग बिहाइंड जापान एंड जर्मनी। और जो 2032 तक वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, जो कि जापान और जर्मनी से पीछे छोड़कर वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, जो कि 2032 तक ये CEBR जो उनके रिपोर्ट के अनुसार से। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच एस्टीमेट से उन्होंने पहले ही रिपोर्ट अपना प्रोड्यूस किया था, जो CEBR के रिपोर्ट से पहले ही, और उन्होंने जुलाई 2023 में उनका जो रिपोर्ट प्रोड्यूस किया था, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच है उन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया था 2023 में, उन्होंने कहा था कि इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा, वह 2075 तक वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा उनके हिसाब से, उनके रिपोर्ट के अनुसार से। However, India will surpass the American economy and become the second largest economy after China। और इसी साथ इंडिया जो है अमेरिकन इकोनॉमी सरपास करके सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर चाइना, जो चाइना है वो पहले पर रहेगा। और 2075 चाइना जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेगा, इनका जो है 57 ट्रिलियन डॉलर उनका जो इकोनॉमी रहेगा। और इंडिया सेकंड पोजीशन पर रहेगा जिसका 52.5 ट्रिलियन डॉलर रहेगा। और यूएस जो है वो उनका जो इकोनॉमी है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेगा, जो कि उनका साइज जो है वो 51.5 मिलियन डॉलर का रहेगा, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ गोल्डमैन सैच एस्टीमेट्स है उनके हिसाब से।
प्रजा पालन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट टू एड्रेस सिटीजन नीड। जो प्रजा पालन प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। जो तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है भट्टी विक्रमार्का मल्लू रिसेंटली इनॉग्रेटेड द गवर्नमेंट्स प्रजा पालन प्रोग्राम। जो तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है भट्टी विक्रमार्का मल्लू, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है जो गवर्नमेंट का प्रजा पालन प्रोग्राम को उन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो इब्राहिमपट्टनम में उसको वहां पर उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया है। मेकिंग द इंस्टीट्यूशनल एक्सटेंसिव इनिशिएटिव एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द पीपल एट ग्रासरूट लेवल। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है इसके तहत जो अंडरस्टैंडिंग और एड्रेसिंग जो नीड्स है पीपल का, जो ग्रासरूट लेवल से जो उनका पीपल्स का जो लोगों का जो नीड्स है उसको एड्रेस करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। जो ये इनिशिएटिव है इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स एनेबलिंग द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बेनिफिशियरी ऑफ द 6 गारंटी प्रॉमिस्ड बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग द रन अप टू द असेंबली इलेक्शन। और जो असेंबली इलेक्शन के दौरान जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, जो 6 गारंटी प्रॉमिस किए थे तेलंगाना गवर्नमेंट को, जो लोगों को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके जो बेनिफिशियरीज हैं उनको तक पहुंचाने के लिए उनको ये प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। और इसमें जो एप्लीकेशन से इंडिविजुअल से वो कलेक्ट किए जाएंगे इस इनिशिएटिव के थ्रू। Commencing on day of the launch, the Praja Palana program is scheduled to run until January 6, covering all villages and ward across the state। और ये जो प्रोग्राम है वो जब उसको अनाउंस किया गया तभी से वो लागू हो गया है और ये 6 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा। और यहाँ पर सभी जो विलेजेस हैं और जो वार्ड्स वगैरह हैं स्टेट में तेलंगाना में सब उसमें कवर किए जाएंगे। जितने भी दिन है उसके अंदर वो सब कवर किए जाएंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड टीम्स ऑफ ऑफिसर विल विजिट 2 विलेजेस ईच डे। और इसी दौरान इस पीरियड के अंदर जो उसको शेड्यूल किया गया है उसके दौरान जो टीम्स ऑफ ऑफिसर्स कुछ रहेंगे, जो उनकी टीम है वो हर दिन 2 विलेज विजिट करेंगे विद लोकल पॉपुलेशन टू रिसीव फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म में। जो प्रेस्क्राइब फॉर्म्स वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म उसको रिसीव करेंगे लोकल जो पॉपुलेशन है, लोकल जो लोग वगैरह हैं उनसे वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिसीव करेंगे वहां पर। अमित शाह रिवेल्स चंडीगढ़ प्रोजेक्ट वर्थ 368 करोड़ रुपीस। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 9 प्रोजेक्ट्स विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 368 करोड़ रुपीस। जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है चंडीगढ़ में एक 9 प्रोजेक्ट्स वहां पर इनॉग्रेट किए हैं जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट 368 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो कि 9 प्रोजेक्ट्स में वो भाग किए गए हैं वहां पर। Additionally, he laid the foundation stone for the 3 ambitious projects valued at 32 करोड़ रुपीस। और वहां पर उन्होंने 3 फाउंडेशन स्टोन भी लेट किए हैं, 3 फाउंडेशन स्टोन भी दिए हैं जो कि 3 एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका जो टोटल वैल्यू है वो 32 करोड़ रुपीस का है। जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी उन्होंने इनॉग्रेट किया है सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। और चंडीगढ़ में उन्होंने सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी का भी वहां पर उन्होंने इनॉग्रेट किया है। Research advanced facility contain approximately 90 crore rupees and developed with assistance of DRDO is dedicated to the advanced investigation of cyber crimes। और जो ये सेंटर बना है साइबर ऑपरेशन और सिक्योरिटी के लिए ये DRDO की मदद से उसको डेवलप किया गया है। और जो उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग है वो 90 करोड़ के आसपास उसमें उसको बनाया गया है। और ये डेडिकेटेड रहता है जो एडवांस इन्वेस्टिगेशन है साइबर क्राइम्स में उसके लिए ये बहुत ही डेडिकेटेड रहेगा, वहां पर उनको बेनिफिट मिलेगा। साइबर क्राइम्स के ऊपर ये बहुत ही उनको हेल्पफुल रहेगा। और एक लॉ एनफोर्समेंट बूस्ट भी उनको मिला है। ए फ्लीट ऑफ चंडीगढ़ पुलिस कार्स अलोंग विद द स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस कंट्रोल व्हीकल्स नेम ईगल। जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल पुलिस कंट्रोल व्हीकल है ईगल के नाम से, उसको भी वहां पर उन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो कि चंडीगढ़ पुलिस के लिए उसको इनॉग्रेट किया गया है। कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन ऑफ द कोर्ट्स इन ऑल यूनियन टेरिटरीज बाय 2024। और दिसंबर 2024 तक जितने भी सारे यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में वहां पर सभी कोर्ट्स को कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। और बाय दिसंबर 2024 चंडीगढ़ वाज रेडी टू इंप्लीमेंट न्यू क्रिमिनल लॉज।
और इसी तरह दिसंबर 2024 तक जो चंडीगढ़ है वो फुली रेडी हो जाएगा, जो नया क्रिमिनल लॉ से उसको इम्प्लीमेंट के लिए उसको पूरा रेडी कर दिया जाएगा दिसंबर 2024 तक। कैबिनेट अप्रूव्ड इंक्रीज इन कोपरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 2024 सीजन। जो कैबिनेट उन्होंने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है, जो कि कोपरा का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 2024 सीजन के लिए, उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। जो उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा फॉर द 2024 सीजन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कोपरा का 2024 सीजन के लिए उसको अप्रूव कर दिया गया है। जो कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया है। जो एमएसपी है फॉर मिलिंग कोपरा इंक्रीज बाय 300 रुपीज पर क्विंटल। जो मिलिंग कोपरा है उसका जो एमएसपी है उसको 300 रुपए पर क्विंटल इंक्रीज कर दिया गया है, और जो बॉल कोपरा है उसको 250 रुपए पर क्विंटल इंक्रीज कर दिया गया है। जो कोपरा है उसको अक्सर गारी और गोला भी कहा जाता है, और जो ड्राइड पोर्शन ऑफ कोकोनट भी है, वो ड्राइड पोर्शन ऑफ कोकोनट जो होता है उसको कोपरा कहा जाता है, और गारी और गोला भी उसको कहा जाता है। और ये जो मिलिंग कोपरा है वो प्राइमरीली प्रोड्यूस किया जाता है केरला और तमिलनाडु में, और जो बॉल कोपरा है वो प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटका एरिया में, रीजन में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। कौन कौन से क्रॉप्स हमारे एमएसपी के अंडर आते हैं तो देखते हैं। जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है प्रोपोजेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है वो प्रपोज करते हैं मिनिमम एमएसपी को फॉर 22 मैंडेटेड कमोडिटीज एज वेल एज फेयर एंड रेम्युनरेटेड प्राइस फॉर शुगर केन। इसके बाद जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो एमएसपी है वो 22 में कमोडिटी को प्रोविज क्रॉप जो है उसको किया जाता है, और जो एज वेल एज और उसी साथ साथ जो शुगर कैन है उसके लिए भी फेयर एंड रेम्युनरेटेड प्राइस भी प्रोविजन देता है। द कंपल्सरी क्रॉप्स, जो कंपल्सरी क्रॉप्स वगैरह है वो 14 खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप्स है, और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स जो है 2 अदर कमर्शियल है, इन सबको वो एमएसपी प्रोवाइड करते हैं। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एस्टैब्लिश्ड इन 1965। और जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है वो 1965 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी है, और 1985 में उसको रीनेम किया गया था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस में उसको रीनेम किया गया था। कैबिनेट अप्रूव्स 4.56 किलोमीटर गंगा ब्रिज इन बिहार कनेक्टिंग दीघा एंड सोनपुर। जो कैबिनेट उन्होंने अप्रूव किया है जो 4.56 किलोमीटर का गंगा ब्रिज है जो बिहार में करेगा दीघा और सोनपुर को जो कनेक्ट करेगा, उस ब्रिज के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। और ये जो ब्रिज है वो 6 लेन केबल ब्रिज होगा बिटवीन दीघा एंड सोनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो बिहार के दीघा और सोनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर वो ये ब्रिज रहेगा, कनेक्ट करेगा उन दोनों को, जो कि एक 6 लेन केबल ब्रिज होगा। और इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो 3664.45 करोड़ उसका रहेगा, जो टोटल कॉस्ट है। जो तो प्रोजेक्ट ऑफ बिहार इज पार्ट ऑफ बुद्धा सर्किट, जो बुद्धा सर्किट है जो बिहार का प्रोजेक्ट है वो बुद्धा सर्किट के अंदर उसका पार्ट रहेगा। जो दीघा है वो सिचुएटेड है पटना एंड साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर में वो मौजूद है, और जो सोनपुर है नॉर्थ बैंक ऑफ द गंगा रिवर इन सरण डिस्ट्रिक्ट में वो मौजूद है। आर प्रेजेंटली कनेक्टेड बाय ए रेलकॉम रोड ब्रिज। ये जो प्रेजेंटली वो कनेक्ट है रेलकॉम रोड ब्रिज के द्वारा उनको कनेक्ट किया गया है फॉर द मूवमेंट ऑफ लाइट व्हीकल्स, जिसमें से सिर्फ लाइट व्हीकल से मूवमेंट कर सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड और जो बड़े बड़े व्हीकल्स वगैरह हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स और कमोडिटीज का, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उनके लिए ये ब्रिज जो है नया ब्रिज बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। इंडिया मेक्स फर्स्ट एवर रुपी पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएई। जो इंडिया उन्होंने उनका पहला रुपी पेमेंट किया है फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएई। जो उन्होंने परचेज किया है क्रूड ऑयल यूएई से जो परचेज किया है उसके लिए उन्होंने पहला अपना रुपी पेमेंट किया है, रुपीस में उसको पेमेंट किया है। जो इंडिया है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एनर्जी कंज्यूमर जो है रिसेंटली मेक ए सिग्निफिकेंट मूव बाय कंडक्टिंग फर्स्ट एवर पेमेंट इन रुपीस फॉर क्रूड ऑयल परचेज फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो उन्होंने यूएई से जो क्रूड ऑयल परचेज किया था उसके लिए उन्होंने पहली बार जो रुपीस है इंडियन रुपीस है उसमें पेमेंट किया है।
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है डिसीजन इन जुलाई 2022 फॉलोइंग इंपोर्ट्स टू पे इन रुपीस एंड एक्सपोर्टर टू रिसीव पेमेंट्स इन द लोकल करेंसी हैज सेट द स्टेज फॉर दिस इनिशिएटिव। और जो रिजर्व बैंक है उन्होंने जुलाई 2000 में ये डिसीजन लिया कि अलाउ किया था जो इंपोर्टर्स हैं वो पे करेंगे, इंपोर्टर्स जो है उनको रुपीस में पे किया जाएगा और जो एक्सपोर्टर्स है वो रिसीव करेंगे जो पेमेंट्स हैं वो लोकल करेंसी में उसको रिसीव करेंगे। ये आरबीआई के द्वारा एक डिसीजन लिया गया था क्योंकि जुलाई 2022 में इस डिसीजन को लिया गया था आरबीआई के द्वारा। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है मेड पेमेंट ऑफ रुपीस फॉर 1 बिलियन बैरल, जो 1 मिलियन बैरल्स है उसके लिए जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उन्होंने पेमेंट किया था रुपीस में, जो कि क्रूड ऑयल आया था अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से, वहां पर उन्होंने जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उन्होंने उनको पेमेंट किया था जो कि रुपीस में उनको पेमेंट किया था। इन एडिशन टू ये इंडिया हैज आल्सो सेटल पेमेंट इन रुपीस फॉर सम और फिर जो रशियन ऑयल इंपोर्टर्स, जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स होते हैं, जो इंपोर्टर्स वगैरह हैं उनको लिए भी उनके साथ भी रुपीस में डील करने के लिए पेमेंट करने के लिए वहां पर सेटल किया गया है इंडिया के उनके साथ सेटल किया है। और जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो कि अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक था, इंडिया स्पेंड सब्सिडियल 157.5 बिलियन ऑन इंपोर्टिंग 232.7 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल। और जो 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहां पर इंडिया ने 157.5 बिलियन डॉलर का उन्होंने इंपोर्ट किया था जो कि 232.7 मिलियन टन का क्रूड ऑयल में जो उनका खर्चा हुआ था 157.5 बिलियन डॉलर का उनका बिल हुआ था। जो की सप्लायर्स हैं जो कि इंक्लूड हैं जो क्रूड ऑयल प्रोवाइड करते हैं इंडिया को, वो कि इराक, सऊदी अरेबिया, रशिया एंड यूएई। और जो वेस्ट एशिया है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 58% ऑफ ऑल सप्लाई। जो ज्यादा सप्लाई होता है वो वेस्ट एशिया से होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है 58% होता है। अयोध्या एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। जो नया अयोध्या एयरपोर्ट बनाया गया है वो रीनेम किया जाएगा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से उसको नेम किया जाएगा। जो अभी एयरपोर्ट का करंट नेम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी उसका नाम है। और जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हुआ है उन्होंने रिसेंटली उनको कंसीडर किया है उसको रीनेम करने के लिए, जो कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से उसको रीनेम किया जाएगा। और उनको जो ऑनर किया जाएगा वो जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं उन्होंने ऑथर किया था, जो एपिक रामायण उन्होंने लिखा था उनके नाम से उनको ऑनर किया जाएगा इस एयरपोर्ट को। जो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इज सेट टू इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन December 30, 2022। और जो ये अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह पर इनॉग्रेट किया जाएगा, जो कि December 30, 2023 को उसको इनॉग्रेट किया जाएगा। ऑफिशियली नेम्ड एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनिशियल ऑपरेशन विल की फोकस ऑन डोमेस्टिक रूट्स। इसको ऑफिशियली नेम किया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, बाकी जो इसका इनिशियल ऑपरेशन जो पहला कुछ ऑपरेशंस वगैरह रहेंगे वो डोमेस्टिक रूट में ही रहेंगे, जो फोकस करेंगे डोमेस्टिक रूट्स में ही उसको फोकस किया जाएगा पहले। जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो बाद में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो फ्यूचर बेस्ड डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जो फ्यूचर में अगर कोई डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई तो उसको इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इंक्लूड किया जाएगा, जो भी फ्यूचर प्लान में शामिल है। जो इंडिगो है फ्लाइट्स आर शेड्यूल्ड टू कमर्स ऑपरेशन इन January 6, 2024 फॉलोड बाय एयर इंडिया फ्लाइट्स ऑन January 16। जो इंडिगो है वो अपना फ्लाइट शेड्यूल्स करेगी वहां से उस एयरपोर्ट से, जो कि कॉमर्स वो जो उनका ऑपरेशन है वो जो फर्स्ट फ्लाइट होगा वो जनवरी 6, 2024 से स्टार्ट होगा। और जो एयर इंडिया है वो अपना फ्लाइट 16 जनवरी से वहां पर शेड्यूल करेंगे। जो रेगुलर फ्लाइट्स है वो शेड्यूल किए हैं जनवरी में विद इनिशियल फ्लाइट्स ऑन अयोध्या टू दिल्ली एस्टिमेट अराउंड 3600। जो रेगुलर फेयर से वो शेड्यूल किए जाएंगे जनवरी में, वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इनिशियल फेयर रहेगा, जो अगर कोई अयोध्या से दिल्ली जाएगा तो उनका जो नॉर्मल फेयर रहेगा वो 3600 रुपए का रहेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिलीज नोटिफिकेशन टू स्क्रैप एमफिल। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी है, उन्होंने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जहां पर वो स्क्रैप करने जो एमफिल है उसको क्लोज करने जा रहे हैं, उसको बंद करने जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इश्यूड ए नोटिस वार्निंग स्टूडेंट्स नॉट टू परस्यू एन एमफिल डिग्री सिंस इट इज नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उन्होंने रिसेंटली एक
नोटिस को इशू किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को वार्निंग किया जा रहा है कि वो एमफिल जो डिग्री है उसको परस्यू ना करेगा, क्योंकि वो अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा और वो नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज बाय द यूजीसी, और यूजीसी की द्वारा उसको रिकॉग्नाइज अभी नहीं किया जाएगा और उसको बंद कर दिया जाएगा। In addition, the commission has cautioned university not to provide the program and application for the 2024-20 academic year valid। जो कमीशन है यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज को ये कह दिया है कि वो जो ये प्रोग्राम है एमफिल का प्रोग्राम है वो प्रोवाइड न करें, और जो एप्लीकेशन 2023-24 का उसको बैरेट कर दिया गया है, बैरेट कर दिया जाएगा। However, the MPhil degree awarded prior to publication of new legislation in 2022 will be valid। और इसी तरह जो MPhil डिग्री है जो पहले ही जिन्होंने कर लिया है वो उनका वैलिड रहेगा, 2022 से जिन्होंने उसको कर दिया है वो वैलिड रहेगा। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको एस्टैब्लिश किया था 28 दिसंबर 1953 को बाय द एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा उसको एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि 28 दिसंबर 1953 को उसको एस्टैब्लिश किया गया। जो यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी इन नवंबर 1956 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो यूजीसी है उसको एस्टैब्लिश किया था एज स्टैट्यूटरी बॉडी के हिसाब से उसको एस्टैब्लिश किया था, जो कि नवंबर 1956 में उसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा उसको इनॉग्रेट एस्टैब्लिश किया गया था। जो यूजीसी है वो वर्क करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर यूजीसी काम करता है। और सितंबर 1994 में द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्रिएटेड द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल इन बेंगलोर टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। और सितंबर 1994 में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उन्होंने क्रिएट किया था, जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है नाग, उसको बेंगलोर में है उसको उन्होंने क्रिएट किया था, जो कि एसेस करता है और जो परफॉर्मेंस करता है कंट्रीज के जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उनको वो रैंक प्रोवाइड करता है, उनको एसेस करता है, उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको एसेस करके वो उनको रेटिंग प्रोवाइड करता है। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट शॉर्ट न्यूज के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अंबोती रायडू embarked on a new journey on Thursday as he officially joined the युवाजन श्रमिक यूथ कांग्रेस पार्टी लेड बाय आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी। जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उनका जो पार्टी है जो YSRCP है, जो युवाजन श्रमिक यूथ कांग्रेस पार्टी है, वहां पर जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है अंबुटी रायडू उन्होंने उसको ज्वाइन किया है। यूएन की चीफ है उन्होंने अपॉइंट किया है सिगरेट काक को एज ए सीनियर ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर फॉर गाजा। यूएन के चीफ है उन्होंने अपॉइंट किया है जिसको सिगरेट काक को अपॉइंट किया है, जो कि सीनियर ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर फॉर गाजा के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। जो अयोध्या रेलवे जंक्शन है उत्तर प्रदेश में उसको ऑफिशियली रीनेम किया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से उसको रीनेम किया गया है। जो अयोध्या रेलवे जंक्शन था उसको अयोध्या धाम बोलकर उसको रीनेम किया गया है। जो HDFC बैंक बोर्ड है अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतनु चक्रवर्ती एज चेयरमैन। जो HDFC बैंक के चेयरमैन जो है अतनु चक्रवर्ती, उनका रीअपॉइंटमेंट को HDFC बैंक बोर्ड जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है। जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस वाज कन्फर्ड ऑन ऑनररी डॉक्टरेट बाय जापान क्वेसन यूनिवर्सिटी। जो जापान की क्वेसन यूनिवर्सिटी उन्होंने ऑनर किया है जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को डॉक्टर जो ऑनररी डॉक्टरेट से उनको ऑनर किया है, उनको कन्फर्ड किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोज मिल सके। थैंक यू।